अपने किसी भी कॉन्स्टेंट होके वहाँ अपना काम कर जाए तो रियली वहाँ सपने पूरे होते हैं। पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल पुरानी, लगभग मेरे कैरियर की शुरुआत एज ए एमआर हुई थी एक्चुअली। तो वहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि आप ब्रांड नहीं लिखोगे, आप साल्ट का नाम लिखोगे। तो लाल बाबा जो हैं, वो लाल बाबा के बारे में बात करें तो वो कौन लगते थे आपके? आदमी पहले 2 ऑप्शन के अंदर में यदि आता है, दैट मीन्स मानसिक स्तर आपका संतुलित ना हो, और आप दर्शकों को कहना चाहेंगे सी ऑप्शन का आप चयन करें कि आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपके कौन से सपने तो पूरे हुए और कौन से सपने अभी पूरे होने बाकी हैं। जी। 4 व्हीलर लाने वाला पहला व्यक्ति, फैमिली सिस्टम में फॉरेन जाने वाला मैं पहला आदमी। मतलब पेड़ को लगातार काटने से नहीं बात चलेगी, कुछ देर कुल्हाड़ी को रखें, धार भी लगाएं, एनर्जी, रिफ्रेशमेंट, और फिर जब वार करेंगे तो उससे ज्यादा घातक वार होगा और उससे बेहतर काम होगा। सर, जयपुर वाला आदमी ये सोचेगा कि मैं मुंबई, बेंगलोर या बड़े शहर में रहूँ। मुंबई में जो आदमी है वो सोचेगा कि मैं कहीं फॉरेन में रहूँ या विदेश में मेरा घर हो। राइट सर, ये एक सिस्टम है। गाँव से आदमी, शहर से आदमी। ओके। मार्केट में यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर व्यक्ति एक ही चीज़ पूछेगा कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या है। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सभी लोग? मैं मयंक पांचाल, अ टॉक शो विद मयंक पांचाल, दिल की बात नेटवर्क के साथ शुरुआत करते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान हूँ, पढ़ने में बहुत स्टूडियस था, मेरा सपना था कि मैं पायलट बनूं। मैंने बहुत मेहनत की और अथक प्रयास के बाद अंततः मैं पायलट के एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया। क्या मेरे प्रभु मुझसे नाराज़ हैं? क्या मेरे ईश्वर मुझसे कुछ बेहतर नहीं कराना चाहते हैं? क्या मेरे ईश्वर ने मुझे ऐसा क्यों मेरे साथ किया कि मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाया? उनके गुरुजी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात की और आप भी इसको सुनिएगा। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है जो आप चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, उन्होंने कहा कि तेरे जीवन में पायलट से बड़ा कुछ और ईश्वर ने सोच रखा है और तू वही बनेगा। और वो बने हमारे देश के मिसाइल मैन, हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम। जी हाँ, मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूँ। अगर आपके जीवन में भी वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं तो यकीनन याद रखिएगा, स्मरण करिएगा कि आपके जीवन में उससे बड़ा और कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर होना बाकी है। तो मायूस ना हो। और इस तरह को कुछ बड़ा करने के लिए आते हैं हमारे नेटवर्कर्स नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं धीरज दत्त जी, जो मुंबई से हैं। वैसे तो मूलतः वो राजस्थान से हैं, परंतु मुंबई में अपनी कार्यप्रणाली, कर्म क्षेत्र उन्होंने अपनी मुंबई बना रखा है। तो धीरज दत्त जी, स्वागत है आपका दिल की बात नेटवर्कर के साथ अ टॉक शो विद मयंक पांचाल में। थैंक यू सो मच मयंक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपने मुझे अपने चैनल के ऊपर में बुलाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया था। थैंक यू सो मच। तो धीरज जी, जैसे कि हमारे साथ जो भी गेस्ट आते हैं तो हम उनसे यही सवाल पूछते हैं कि जो जहाँ जिस शहर से आप हैं, क्योंकि मुंबई जो माया नगरी के नाम से प्रचारित है, जो मुंबई जो सपनों की नगरी के नाम से विख्यात है, तो क्या उस मुंबई में सपने पूरे होते हैं? कैसा वहाँ का खान पान है, कैसा वहाँ का क्लाइमेट है, क्या वहाँ की संस्कृति है? थोड़ा सा मुंबई के बारे में हमारे लोगों को बताइए धीरज दत्त जी। जी बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने किया है। मुंबई सपनों की नगरी है, माया नगरी है, और सपने पूरे होते हैं। मुंबई शहर एक्चुअली बहुत स्ट्रगल मांगता है, मुंबई शहर मेहनत मांगता है, और दिल से यदि वहाँ कोई मेहनत कर जाए, स्ट्रगल कर जाए, अपने किसी भी कॉन्स्टेंट होके वहाँ अपना काम कर जाए तो रियली वहाँ सपने पूरे होते हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जो यदि हम इंडिया में बात करें तो तकरीबन ये 20 से 30 साल आगे है मुंबई। इसकी सोच, वहाँ का जो भी चीज़ें अपन बात करें तो टेक्नोलॉजी सबसे आगे है आज की डेट में। मुंबई की बात करें तो मुंबई में हम यदि उसके क्लाइमेट की बात करें तो बहुत शानदार क्लाइमेट रहता है, एक जैसा वहाँ का मौसम रहता है। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है एक्चुअली, काफ़ी बारिश हो रही है मुंबई के अंदर। ओके जी, और ये बारिश में भी मुंबई थमती नहीं है। बड़ी मतलब आप बड़े सॉफ्ट रहेंगे, यहाँ का व्यक्ति कोई जाए, यहाँ बारिश हो जाए ना 2-4 घंटे मान लो रेगुलर, तो आदमी बड़े एक्सक्यूज करने लगता है, तो थोड़ा आराम करेगा, 1 घंटे बाद निकलेगा, 2 घंटे बाद निकलेगा। वहाँ ऐसा नहीं है भैया, बारिश है, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट सिटी, चलो वहाँ ऐसा नहीं है, भागो। वहाँ मतलब हर व्यक्ति से सीखने को मिलता है।
आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, छाता ले लिया, इधर बारिश भी हो रहा और स्कूल जा रहे हैं, है ना। आप देखेंगे कि उनसे बड़े जॉब करने वाले छाता ले लिया और अपना काम कर रहे हैं, मतलब मुंबई रुकती नहीं है। और वहाँ की बारिश ऐसी बारिश है, वो मतलब मुंबई रुकती नहीं है। हाँ, इस तरीके से यहाँ बारिश हो जाए ना तो यहाँ बाढ़ आ जाए, है ना। तो मुंबई ना बारिश में भी रुकती है और वैसे भी नहीं रुकती। ओके जी, मुंबई बहुत गजब का शहर है। एक बार व्यक्ति और जाहिर सी बात है जो रुकता नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मेरा सजेशन ये है कि व्यक्ति को मुंबई on. जाना जरूर चाहिए। रीजन क्या है पांचाल जी, क्योंकि मुंबई शहर बहुत कुछ सिखाता है, जैसे डिसिप्लिन। मुंबई शहर से आप डिसिप्लिन सीखेंगे। ओके। मुंबई शहर आपको पैसे की वैल्यू सिखाएगा। मुंबई शहर स्ट्रगल सिखाएगा। हाँ, मुंबई शहर आपको खाने की जो अहमियत है ना वो सिखाएगा। मुंबई शहर आपके जो सपने हैं ना उसको 4 टाइम बढ़ा देता है। मतलब आप कुछ लेकर के जाएंगे, मतलब वहां जाने के बाद ये कह सकते हैं कि आपको अपने सपने बहुत ही सूक्ष्म लगेंगे, बहुत ही छोटे लगेंगे कि मैं क्या सपना लेके चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ आने के बाद अपने एक नए सपने बुनेगा वो व्यक्ति। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यही बहुत सुंदर। जैसे कि आपने कहा कि भाई बहुत बढ़िया, जैसे कि आपने कहा कि मुंबई थमती नहीं है, रुकती नहीं है, और जो लगातार चलता है, थमता नहीं है, वही मंजिल को प्राप्त करता है। इसीलिए मुंबई सबसे आगे है, क्योंकि वो रुकती नहीं है। हाँ बिल्कुल। और खान पान की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन था आपका, तो वहाँ एक्चुअली क्या है, मुंबई का तो सबको पता है बड़ा पाव। बड़ा पाव इजीली, बड़ा पाव फेमस बड़ा पाव है। कहीं 15 रुपए का है, कहीं 18 का है, कहीं 20 रुपए का मिलता है। तो बड़ा पाव नो डाउट आपकी जो भूख है उसको शांत करता है, और वो वहाँ का बड़ा फेमस खाना। मतलब यहाँ के फिल्म स्टार भी या बॉलीवुड के हर आदमी यहाँ का टेस्ट ले चुका है। बड़ा पाव एक अच्छा डिश ले चुके, दैट्स सी बात है। हाँ, बड़ा पाव मतलब जैसे हम अगर कश्मीर की तरफ जाते हैं तो वहाँ कावा हर जगह मिल जाता है, ऐसे हम अगर मुंबई जाते हैं तो वहाँ बड़ा पाव हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलिए, बहुत सुंदर। सो मुंबई सपनों का शहर है, मुंबई माया नगरी है, और मुंबई तो मुंबई है, क्योंकि मैं भी कई बार मुंबई जा चुका हूँ। शादी से पहले भी गया था मुंबई, शादी के बाद भी कई बार मुंबई जा चुका हूँ, काम करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जा चुका हूँ। और लगता है कि हाँ, अपने सपने तो बहुत छोटे हैं, यहाँ आने के बाद नए सपनों को बुना जाता है और उन सपनों को पूरा करने का मजा भी है। तो थमती नहीं है मुंबई, रुकती नहीं है मुंबई, चलती रहती है मुंबई, और चलने का नाम ही जिंदगी है, और जो चलेगा वो प्राप्त करेगा। तो कुछ ऐसा ही प्राप्त करते हैं हम नेटवर्क मार्केटिंग में। एक चीज और कहना चाहूंगा, मतलब मुंबई के अंदर में ये है कि आप प्लीज सोचेंगे ना वो छोटा ही है, जितना बड़ा आप सोचेंगे वो छोटा ही है। पैसा, आर्थिक राजधानी, माया नगरी, पैसा इतना है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। वहाँ की लाइफ स्टाइल, आप एंजॉय के साथ साथ अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो। आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं करेगी। कुछ एरिया, कुछ जगह ऐसी है सर, आप विले पार्ले साइड में चले जाएंगे, आप पाली हिल साइड में चले जाओ, आपको लगे बड़ा अलग अच्छा फील होगा। आप वर्सोवा साइड में जाएंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मतलब गजब का शहर है मुंबई। आपको एक टेस्ट नहीं देता। कहीं कहीं तो आपको ऐसा टेस्ट देगा लंदन में आ गए, कहीं आपको ऐसा टेस्ट देगा यूएसए में आ गए, मतलब कहीं ऐसा लगेगा आप कश्मीर में आ गए। तो बड़ा अलग शहर है मुंबई जी। और हर 15 से 20 किलोमीटर में वो अपना एनवायरनमेंट और जगह चेंज कर देता है। आपको ऐसा लगेगा कहीं कि अभी हम कोई पहाड़ी हिल एरिया में आ गए। अच्छा शहर है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे ही नहीं जाते हैं लोग वहाँ, कुछ तो है मुंबई की हवाओं में खास। बिल्कुल, बहुत कुछ है सर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। चलिए, तो अब बात करते हैं थोड़ा नेटवर्किंग की, क्योंकि मुंबई जैसे हमने कहा थमता नहीं है, मुंबई हमने कहा लगातार चलता रहता है, मुंबई हमने कहा कि रुकता नहीं है, और ऐसा ही रुकता नहीं है हमारा नेटवर्कर। तो नेटवर्किंग की थोड़ी सी हम आपसे एक बार चर्चा करते हैं कि नेटवर्किंग के फील्ड में आने से पहले हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा होता है। कोई जॉब कर रहा होता है, कोई बिजनेस कर रहा होता है, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। तो आप नेटवर्किंग फील्ड में कैसे आए? कौन वो व्यक्ति थे? आपके रिश्तेदार थे, दोस्त थे, मित्र थे, अनजान थे? कौन आपको नेटवर्किंग में लेके आया? कितने वर्ष पहले की ये बात है? एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मेरी थोड़ा सा क्या है, स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। मेरी लाइफ की जो शुरुआत हुई थी जिस वर्क से, वहाँ से थोड़ा कनेक्टेड है। तो हल्का सा मैं आपको लगभग कितने वर्ष रहे होंगे, कितने वर्ष पहले की बात कर रहे हैं आप? ये तकरीबन मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर, आज से 25 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ, 25 साल पुरानी। 25, लगभग 99 के आसपास की बात कर रहे हैं आप?
बिल्कुल एग्जैक्टली 2000 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेरे कैरियर की शुरुआत एज ए MR हुई थी एक्चुअली जी। और मेरी गाजियाबाद पोस्टिंग थी फर्स्ट, उसके बाद मैं जयपुर और इधर सवाई माधोपुर ये फील्ड मैंने किया। ये यहाँ मैं कभी बाइक से अप डाउन भी करता था, जैसे आपने भरतपुर से गंगापुर, भरतपुर से गंगापुर में अप डाउन करता था, सुबह जाता था और शाम को वापसी आ जाता था। तो फील्ड पे रहते थे, 4-5 साल का मेरा कैरियर रहा यहाँ पे और अच्छा कैरियर रहा यहाँ। फिर गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट्स किए कि हम लोग PG वेस्ट जो ये टोटल जैसे कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना डॉक्टर्स एक्चुअली, तो जो जहाँ वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो बेसिकली वो किसी ब्रांड का नाम लिखते हैं। तो वहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि आप ब्रांड नहीं लिखोगे, आप साल्ट का नाम लिखोगे। तो थोड़ा सा ये आप सॉल्ट का नाम लिखेंगे, नॉट ब्रांड। हाँ ओके, नॉट ब्रांड, आप सॉल्ट का नाम। तो PG वेस्ट कंपनियां जो है वो जंप की उसमें। तो वहाँ से मैंने हैदराबाद बेस्ड की एक कंपनी थी ऑल्टी लेबोरेटरीज, उसको हायर किया और उसमें काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, नो डाउट। वहीं ये सरकार का फैसला कब का था जो आप बता रहे हैं सॉल्ट और ये ब्रांड वाला फैसला? ये कौन से सन की बात कर रहे हैं? 99 की बात कर रहे हैं आप? ये है तकरीबन 94 के आसपास की बात है सर, ये 93-94 के आसपास की बात है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, ओके, ठीक है, राइट। आप पर्टिकुलर कोई ब्रांड नहीं लिखेंगे, आप साल्ट लिखेंगे बस। तो ये सारी चीजें, तो यहीं से ही मेरी मुलाकात एक लाल बाबा करके हैं, लाल बाबा एक्चुअली, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे मिलाया था मिस्टर छत्तर सिंह जी से। वो वेस्टीज में थे और मिस्टर सिद्धार्थ सिंह जी के डायरेक्ट लेग थे एक्चुअली। तो लाल बाबा जो हैं वो लाल बाबा के बारे में बात करें तो वो कौन लगते थे आपके? उनसे क्या आपका परिचय क्या था, किस प्रकार से? वो एक्चुअली अननोन थे और हम लोग कहीं बैठे हुए थे किसी जगह पे। ओके, तो हाँ जी, तो उनके वो मिलने वाले थे, तो वहाँ थोड़ा सा परिचय हुआ और परिचय होने के बाद में बहुत सारी बातचीत वहाँ पे हुई और वहाँ थोड़ा सा हमारा इंट्रो हुआ और वो बात फिर आगे तक बढ़ती चली गई। फिर उन्होंने एक तरह से कोल्ड कांटेक्ट थे आपके लाल बाबा जो हैं? हाँ, बिल्कुल। ओके, तो फिर सिद्धार्थ जी वेस्टीज में उस टाइम पे काफ़ी अच्छा कर ही रहे थे सर, तो शुरू किया था। बिल्कुल। और जी, भरतपुर उनका आना जाना भी रहता था उस टाइम पे, तो वर्किंग की थी उसमें, अच्छी वर्किंग की थी वेस्टीज के अंदर में और अच्छा काम किया। लेकिन मैंने बड़ा काम जो किया, अच्छा काम जो किया था वो नेटवर्क मार्केटिंग में मोदी के नहीं, जैसे कि मैं थोड़ा सा क्लैरिफाइड करना चाहूँगा इस चीज़ को, इसको थोड़ा सा आप वो करेंगे कि 99 की आप बात बता रहे हैं, क्या 99 में वेस्टेज की शुरुआत हो चुकी थी? 2004 की आप बात बता रहे हैं? नहीं, ये बात तो सर PG वेस्ट कंपनियां हुई थी, फिर उसके बाद में ये बात थी तकरीबन वेस्टीज की मैं आपसे बात करूं तो ये 2007 या 2008 के आसपास का कुछ सिनेरियो रहा। नहीं, आपने जब 99 में अपनी शुरुआत बता रहे हैं तो वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस कौन सी कंपनी से हुई थी 99 में जो आप बता रहे हैं MLM की शुरुआत? एग्जैक्टली MLM की शुरुआत का सन कौन सा है आपका, कौन सा वर्ष है? ओके, ये एग्जैक्टली यदि मैं MLM की बात करूं तो ये MBA से शुरुआत हुई थी सर एक्चुअली। लगभग वर्ष कौन सा रहा होगा? और ये वर्ष रहा था हमारा 2002 के आसपास। 2002, मतलब तकरीबन 22 वर्ष हो चुके हैं आपको। हाँ बिल्कुल 2002-2003 की बात है ये ऑलमोस्ट। जी, तो MBA 22 वर्ष हो चुके हैं। काफी बूम पे था MBA उस टाइम पे, बहुत बूम पे था MBA उस टाइम पे। बिल्कुल। तो वहाँ से सीखा, जननी है वो तो नेटवर्क मार्केटिंग की, तो बूम पे तो रहनी है, जननी है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखा वहाँ से। जी। तो आपका एक कोल्ड कॉन्टैक्ट मिस्टर बाबा जो है लाल बाबा, उनके माध्यम से कॉन्टैक्ट हुआ, वो आपको नेटवर्किंग में लेके आए, आपके सफ़र की शुरुआत हुई। और सफ़र की शुरुआत जाहिर सी बात है क्योंकि जितने भी पुराने लीडर्स हैं उनके सफ़र की शुरुआत सबकी प्रोडक्ट बेस से हुई है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ प्रोडक्ट बेस ही चलता था। और 2009, 10, 11 के बाद इन्वेस्टमेंट्स आई और लगभग 2014 के आसपास क्रिप्टो बेस कंपनियाँ आनी स्टार्ट हुई। तो आपने क्या प्रोडक्ट बेस से स्विच करके कभी क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, इन्वेस्टमेंट में स्विच किया? तो कब किया, कौन से वर्ष किया, बताना चाहेंगे? क्रिप्टो इंडस्ट्री नो डाउट काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत देशों में इसका लीगलाइजेशन है। गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी इस पर प्रॉपर वर्कआउट कर रही है। और रही निवेश की बात, तो हाँ छोटे मोटे निवेश किए हैं नो डाउट, और करना भी चाहिए, कोई इथिकल अच्छी चीज़ मिलती है तो।
मैंने किए हैं छोटे मोटे निवेश जो है, और नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा जिस कंपनी के साथ में मैंने निवेश किया है। माइनिंग कॉन्सेप्ट था बेसिकली, तो वहाँ मैंने निवेश किया था जी। ठीक है, तो मतलब आपने कहा कि 2020 के बाद आप क्रिप्टो में आपने आना शुरू किया, 2020 के बाद आप क्रिप्टो में आए और क्रिप्टो में आके आपके अनुभव जो रहे, आपने निवेश भी किया, वहाँ कार्य करना भी स्टार्ट किया। तो जैसे आप कह रहे थे लीगल है तो करना चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि क्रिप्टो जो है, भारत में क्रिप्टो के रुख के बारे में थोड़ा सा बताएं कि भारत में क्रिप्टो के रुख को आप क्या मानते हैं? ये लीगल है, इलीगल है, न्यूट्रल है, आपकी परिभाषा क्या है? यदि मेरे हिसाब से धीरज जी सुन पा रहे हैं आप हमें? तो हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। तो अभी तकरीबन ये एक साल भर पहले की बात है। तो साल भर पहले की बात है, मैं चर्च गेट से आ रहा था एक्चुअली। तो चर्च गेट से मैरिन लाइन आया, वहाँ से मैं फिर वॉक करते हुए CST आ रहा था पैदल। तो मैंने CST के ऊपर में जहाँ मार्केट है CST का, तो वहाँ पे लिखा हुआ देखा बिटकॉइन ATM। ओके हाँ ओके। तो हाँ मैंने देखा बिटकॉइन ATM, और वहाँ वो जगह ऐसी, वहाँ ज़्यादातर फॉरेन के बैंक्स भी थे। तो वहाँ से कुछ फिर लगा लीगलाइज कि बिटकॉइन का ATM यदि यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं लीगलाइज। ओके अच्छा कॉन्सेप्ट है चीज़ को। देखो सर एक्चुअली क्या है, लोग जो है गलत भी है और हर फील्ड में सही भी है, चाहे फील्ड कोई भी हो। हाँ जी, तो अपने को ये देखना है सर कि क्या सही और क्या गलत, वो अपने को वैसे मैं जी ये परिभाषा धीरज जी ने दी। वैसे मैं दर्शकों को मैं साफ तौर पे बता देना चाहता हूं कि भारत में क्रिप्टो जो है पूरी तरह से 100% लीगल है, और उसका कारण यह है कि भारत अगर बैन करना चाहे तो किसी भी संस्था को, किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी आसानी से बखूबी बैन कर सकती है, लेकिन बैन उन्होंने नहीं किया। भारत में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ की सरकार को चाहिए रेवेन्यू, और रेवेन्यू के आधार पर उन्होंने एक फैसला किया कि हम क्रिप्टो में जो भी लोग हैं उनसे अब 30% टैक्स और 1% TDS लेंगे। जाहिर सी बात है क्रिप्टो भारत में 100% लीगल है, क्योंकि अगर कोई भी सरकार, कोई भी देश की सरकार अगर वहाँ टैक्सेशन की प्रणाली किसी चीज़ की आर्टिकल के ऊपर लगाती है, कम्युनिटी या फिर कोई भी मानते हैं उसको आप, तो जाहिर सी बात है अगर टैक्सेशन हम किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो इसका मतलब ये पूरी तरह से लीगल है। परिभाषा दत्त साहब ने अपने हिसाब से बताई है, बेहतर बताई है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के ATMs भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, भारत में टैक्सेशन की प्रणाली भी स्टार्ट हो चुकी है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं अपने दर्शकों को, हमारे देश में विश्व भर से सबसे ज़्यादा निवेशक जो हैं वो भारत देश से आते हैं। जी हाँ, और सबसे ज़्यादा एक्सचेंज की बात करें, जो अकाउंट्स हैं वो भारत देश के ही बहुत ज़्यादा हैं। तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल भारत कि जो सरकार है, सरकार टैक्सेशन की प्रणाली तो लेके आ चुकी है, 1% TDS या फिर 30% टैक्सेशन, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर और अमेंडमेंट किए जाएंगे, इसको और फिल्टर किया जाएगा। और बहुत ही जो ऐसे लोग जो अभी तक फिलहाल आना चाह रहे हैं क्रिप्टो में, बिटकॉइन में आना चाह रहे हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, कतरा रहे हैं, लेकिन सरकार के उस रुख को देख के वो लोग भी इस इंडस्ट्री से अटैच होना शुरू हो जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं जब क्रिप्टो बहुत बड़ी आइडेंटिटी के रूप में पूरे विश्व भर में चमकेगा। हालांकि चमक रहा है, क्योंकि अब ये हाल में आप देखें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं कैपिटल ऑफ क्रिप्टो बना दूंगा अमेरिका को। एलन मस्क के बारे में आप सब जानते हैं कि जब से वो क्रिप्टो में आए तो उन्होंने अपनी संपत्ति को कई गुना ज्यादा इजाफा कर दिया है। सेंट्रल अमेरिका के एक देश है अल सल्वाडोर, जी हाँ, वहां पर पूरी तरह से क्रिप्टो की पद्धति लागू हो चुकी है। भारत में भी टैक्सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो भारत में देखा जाए तो पूरी तरह 100% क्रिप्टो लीगल है। विश्व भर के लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो लोग कतरा रहे हैं अमेंडमेंट और फिल्टर्स के बाद में, वो सब लोग भी क्रिप्टो में तेजी से आना स्टार्ट हो जाएंगे। और शायद वो दिन दूर नहीं जब हर एक के पास एक वॉलेट होगा और हर एक के पास बिटकॉइन, इथेरियम और मेटाबैंस जैसे बहुत सारी करेंसी, क्रिप्टो करेंसीज उनके पास होंगी। तो दत्त साहब, बिल्कुल मैं जानना चाहूंगा कि आपके जो एक अनुभव के आधार पर मुझे आप बताएं कि आप, क्योंकि क्रिप्टो में अगर आपने काम किया है, प्रोडक्ट बेस में आपने पहले काम किया, उसके बाद जैसे आपने बताया आप क्रिप्टो के फील्ड में आए, हो सकता है बीच में कहीं इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन के फील्ड में भी आए हो, तो आप अपने आप को कैसे देखते हैं? मतलब ये पूरी इंडस्ट्री को आप क्या रेटिंग देते हैं? कि मैं सिर्फ ट्रेडिशनली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं MLM की बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ट्रेडिशनल तो क्रिप्टो जो है कि बहुत ही बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन एक सिस्टम है, ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंट एक सिस्टम है लोगों के लिए। लेकिन जब हम MLM की बात करते हैं तो क्रिप्टो का नाम लेके, फॉरेक्स का नाम लेके, इन्वेस्टमेंट का नाम लेके बहुत सारी, मैं तो कहता हूँ 99 से ज़्यादा % कंपनी जो हैं
अपना अपना फ्रॉड और स्कैम परोस रही हैं। तो आपके अनुभव किस प्रकार के रहे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पंचाल जी। एक्चुअली आज यदि हम बात करें ना, फील्ड कोई भी हो, तो हर फील्ड के अंदर में स्कैम है। राइट, फील्ड में हम आई एग्री विथ यू, वहाँ स्कैम है। हम चाहे फार्मास्यूटिकल में चले जाएं, हम कहीं पे भी चले जाएं, हर इंडस्ट्री के अंदर में करप्शन है और स्कैम है, नो डाउट। जी अब जी चूंकि क्रिप्टो जो है कुछ लोगों के लिए नई चीज़ है, क्यों, और यह Okay. बदलने में टाइम भी लगेगा। सिस्टम क्या कहता है कि कोई भी चीज़ जब नई आती है तो उसको एक्सेप्ट करने में लोगों को समय लगता है, वक्त लगता है। और बिल्कुल जो वक्त पे चीज़ों को चेंज कर लेते हैं, नो डाउट वो सिस्टम उनके लिए काम करने लग जाता है और वो पैसा बनाते हैं। जी। अब क्या है कि जैसे सपोज देन हम बात कर लें, अभी नोकिया मोबाइल की हम बात करते हैं। आज की डेट में यदि हम बात करें तो नोकिया मोबाइल एक बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था मोबाइल के मामले में, बिल्कुल बात करें देखें तो। बिल्कुल। और फिनलैंड एक छोटा सा देश है, उसका बहुत बड़ा ब्रांड हुआ करता था, राइट। हाँ, और देखते देखते हम देखें तो आज नोकिया का कहीं नाम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को शिफ्ट नहीं किया, चेंज नहीं किया। वो अपने सिस्टम पे रहा और उसने वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया, तो पिछड़ गया। तो जब कोडैक कंपनी की भी यही कहानी है। ये हाल हो सकता है नोकिया जैसी कंपनी का, तो आम आदमी का क्या हाल होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो चीज़ों पे तो आना पड़ेगा। हम जाए अब पेटीएम 10 साल पहले यदि हम जाएं, 15 साल पहले जाएं, कौन गूगल पेटीएम का ये डिजिटल हो ही नहीं करता था। आज की डेट में कहीं पे भी आदमी बैठा है, अपना बटन दबाया और इधर से पासवर्ड और सीधे उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो गया। तो कितना ईजी हो गया टेक्नोलॉजी से। तो मैं तो ये कहूँगा कि इसमें वक्त केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ पुराने ख्यालातों के जो लोग हैं उनको समझने में चीज़ों में वक्त लगता है। लेकिन आज का जो यूथ आ रहा है वो इस चीज़ को तुरंत समझेगा भी और फॉरवर्ड भी करेगा और इससे पैसा भी करेगा। जाहिर सी बात है। तो तकनीक को अगर आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे तो हम मानते हैं कि आप और लोगों के मुकाबले अपने आप को आगे महसूस करेंगे। और अगर तकनीक को आप जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपकी प्रगति की संभावनाएं खुल जाएंगी। और तकनीक को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ना सिर्फ अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं बल्कि पूरे आपके वर्ग, आपके समाज, आपके आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि आपके अनुभव किस प्रकार रहे इन सब चीज़ों को लेकर, स्कैम्स, फ्रॉड्स, आपके निजी अनुभव की हम बात कर रहे हैं। मेरे निजी अनुभव की यदि मैं आपको बात बताऊं तो जी एक्चुअली आप यदि मेरी मैं पर्सनली यदि आपसे बात करूं तो जी मैंने जहां निवेश किया, कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा, तो इतना है कि जहां मैंने किया था उतना मैंने निकाल लिया एक्चुअली, यानी कि मेरे को मिल गया। जितना मैंने लगाया था उतना मुझे मिल गया। और जी इसका मतलब ये कतई भी नहीं है कि ये इंडस्ट्री बेकार हो गई, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पैसा लगाया, दो व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति ने बहुत अच्छे से प्रॉपर्टी में पैसा लगाया 1 लाख रुपए, दूसरे व्यक्ति ने बहुत अच्छे से 1 लाख रुपए, दोनों ने लाख रुपए लगाए। लेकिन एक व्यक्ति ने पूरा सिस्टम देखा कि यहाँ गवर्नमेंट्स की क्या क्या प्लानिंग आ रही है, यहाँ गवर्नमेंट की कुछ डेवलपमेंट्स तो नहीं आ रही, उसने वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को पैसा डाला। और एक हो सकता है कि हमसे चयन करने में कहीं कोई गलती हो गई हो, सेलेक्ट करने में, ये भी हो सकता है। यस। अब एक व्यक्ति जिसने लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट डाला था वो 5 साल के बाद में उसका दुगना हो गया या तिगुना हो गया, और एक व्यक्ति जिसने पैसा डाला था लाख रुपए, उसका वही के वही रखा हुआ है। तो डिपेंड करता है चयन करने का कि कहाँ किस जगह पे हमको डालना है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है रियल एस्टेट खराब है, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अपने को देखना पड़ेगा प्लेटफॉर्म एक्चुअली, और उस सही प्लेटफॉर्म पे आप पैसा लगाते हो तो बारे न्यारे हो सकते हैं, और हुए हैं लोगों को। मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल हुए हैं, जानता हूँ, और मैं भी उसका खुद एक एग्जाम्पल हूँ। हाँ, अब आप खुद इसके एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल नो डाउट। आज आपने 4 साल के अंदर में जो इस इंडस्ट्री में सीखा और सीख करके जो लोगों को दे रहे हो, अमेजिंग, ये बहुत अच्छा है। आप जो लोगों को सर्व कर रहे हैं चीज़ों को, पांचाल जी,
बहुत शानदार काम कर रहे हैं जी। आप। और कई मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से एक दिन का 90 लाख रुपीस निकाले। बहुत बढ़िया। ऐसे भी लोग हैं जिनसे मिले हैं रूबरू। तो नो डाउट तो अच्छी है इंडस्ट्री, और एक सलाहकार यदि उसका सही हो, पांचाल जी, बिल्कुल सही सलाहकार हो, जैसे इंश्योरेंस का एक सलाहकार होता है, आपकी बॉडी का एक सलाहकार होता है डॉक्टर, है ना, आप कहीं कोर्ट में जाते हैं तो आपका सलाहकार वकील होता है ना, तो इस तरीके से आप रियल एस्टेट में जाते हैं तो आपका सलाह रियल एडवाइजर होता है। तो आपका यदि एडवाइजर सही हो, उसको नॉलेज सही हो, तो वो व्यक्ति आपके नैया पार लगा सकता है। क्योंकि जैसे कि आपने बात कहा कि चयन प्रक्रिया, जी हाँ, चयन प्रक्रिया में क्योंकि हमारे दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि भाई हम क्या देखें, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिसके आधार पे हम किसी कंपनी का चयन करें कि वो लंबा चलेगी, लॉन्ग टर्म चलेगी, हम अपना कैरियर उसमें बना सकते हैं। क्या वो चयन प्रक्रिया के पैरामीटर्स होने चाहिए आपके अनुसार? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखो, हर चीज़ का पैरामीटर है, नो डाउट। कोई भी इंडस्ट्री है पैरामीटर्स पे, सिद्धांत पे, एथिक्स पे काम करती है, कहीं ना कहीं उसके रूल्स होते हैं, उसके सिस्टम पे काम करती है। तो यहाँ कुछ है रेवेन्यू, रियल यूज क्या जनरेशन है, जनरेट कर रही है कंपनी, और सिक्योरिटी। रियल यूज केस की आप बात कर रहे हैं, रेवेन्यू की बात कर रहे हैं आप? हाँ, रेवेन्यू। और थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी। जी, यानी कि अपने को ये देखना हो कि ऐसा तो नहीं है एक दो दोस्त उठ करके आए और थोड़ी नॉलेज है और किसी ने बोला कि चलो मैं एक सॉफ्टवेयर रेडी करवा देता हूँ दुबई में जा करके, और वहाँ से करके और कुछ कार्यक्रम जारी कर दिया और उधर ही बैठे और उधर से इधर एक डोमेन ले लेते हैं, एक वेब होस्टिंग ले लेते हैं और शुरुआत करते हैं। अरे ये बड़ा अजीब ही है जी। तो करके, और वो एक स्कैम हो गया। अब अच्छा एक चीज़ और है, मैं करीब 2 महीने बड़े फील्ड पे रहा इसमें, तो मैं जानकारी के लिए नए लोगों से मिला, तो कुछ लोग तो इतने क्लियर होते हैं कि वो तो साफ ही बोल देते हैं कि जी 1.5 साल का कंसेप्ट। अच्छा, मतलब 6 महीने का है, 4 महीने का है, 1.5 साल का, 1 साल का है, या तो समय निर्धारित कर लेंगे या फिर राशि निर्धारित कर लेंगे, कोई एक चीज निर्धारित कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो साफ बोल देते हैं कि ऐसा है, अभी 6 महीने ही हुए हैं, अभी तो 1 साल और चलेगी। तो उनको तो टाइम भी पता होता है कि कब निकलने की है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज़ अपने को देखनी है कि कहीं 2-4 दोस्त उठ करके और इस तरीके का सिनेरियो बना के स्कैम तो नहीं कर रहे हैं, है ना। दूसरा, क्या रेवेन्यू उसका किस तरीके का कोई प्रोडक्ट है उसका, या उसका कोई टोकन से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है। भाई आज यदि मार्केट में किसी चीज़ की कोई वैल्यू है तो उसको मैं बेच करके कोई चीज़ खरीद सकता हूँ क्या, ऐसा कुछ है? मतलब आप बात कर रहे हैं रियल यूज केस उसका है कि नहीं, कोई इकोसिस्टम उन्होंने बना रखा है नहीं बना रखा जिससे कोई जनरेट कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा होगा जिनके कॉइन से कुछ खरीदा जा सके, कोई इकोसिस्टम, कुछ ऐसी चीजें। बिल्कुल ठीक बात है सर। आज यदि मैं पैसा डाल रहा हूँ कहीं पे भी, गोल्ड में लेता हूँ मान लो, तो गोल्ड का मतलब होता है मैंने 1 लाख का गोल्ड लिया, 1 लाख का गोल्ड मेरे पास आ गया, मैं कहीं पे भी बेच दूँ, मेरा पैसा जनरेट कर सकता हूँ। अब या मैं कोई चीज़ खरीदना चाहूँ तो उसको बेच के खरीद सकता हूँ। लेकिन अब मुझे यहाँ इस टोकन में इसमें ये चीज़ देखनी पड़ेगी कॉइन में कि उसको मैं कहीं बेच करके कुछ खरीद पा रहा हूँ या नहीं। यदि नहीं पा रहा हूँ तो फिर वो कुछ ना कुछ स्कैम। अच्छा, अब कुछ लोग क्या होते हैं सर, उनको सब कुछ पता होता है लेकिन बिल्कुल अंधे हो करके उन्होंने तो पट्टी उट्टी बांध के, उनको क्या दिखता है कि कुछ पैसा उनके हाथ लग जाए, नीचे वालों की तो हो जाए भली नैया पूरी डूब जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके घर में कुछ पैसा होना चाहिए। गलत है वो दिन रात सही बात है। तीसरी चीज है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है जी? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आज के डेट में हर व्यक्ति आपसे, क्योंकि देखो एक्चुअली क्या है सर कि चीज़ें मार्केट में बहुत हो रही हैं, आए दिन कुछ ना कुछ आदमी सुन रहा है। आज मैं भी यदि कोई 10 रुपये की 20 रुपये की चीज़ खरीदने मार्केट में जाता हूँ तो कहते हैं कि मटके को भी जाते हैं तो चारों तरफ से देखते हैं उसको ठोक बजा के। तो आदमी यदि आपको लाख 2 लाख 5 लाख 50 लाख दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो उसको हक है जानने का कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या है जी, कहाँ मेरा पैसा सेफ है। तो जी, और वाजिब क्वेश्चन है उसका। तो ऐसा क्या कंपनी वो दे रही है जिस जो वो पैसा दे रहा है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ मैंने पैसा दिया तो इसके एवज में मुझे कुछ प्रोडक्ट दे दिया या कुछ प्रॉपर्टी दे दी है, जिससे वो हो जाए। अब वो रही उसकी प्रॉफिट की बात, तो जिस हिसाब से कंपनी का प्लान है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। लेकिन अब एक पॉइंट और कुल मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी नज़र में बात करूं तो इस सवाल का जवाब को मैं बिल्कुल अगर कंप्रेस करूं तो एक तो प्रोफाइल होना चाहिए कंपनी का, एक एग्जिस्टिंग कोई प्रोफाइल हो, हिस्ट्री हो,
ताकि जहाँ से वो कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही हो पहले से। और दूसरा आप बात करना चाह रहे हैं कि भाई उनका एक रियल यूज़ केस और इकोसिस्टम हो जहाँ से वो बाद में भी रेवेन्यू जनरेट कर सकें, कंपनी का प्रोफाइल हो। ऐसा नहीं हो कोई चार दोस्तों ने उठ के कंपनी या फिर कोई डोमेन उन्होंने ले लिया और शुरुआत कर दी है। खुद का भी प्रोफाइल होना ज़रूरी है, इकोसिस्टम होना ज़रूरी है, सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। बट क्रिप्टो बेस में तो इन्वेस्टमेंट कंपनी फॉरेक्स में कोई सिक्योरिटी आज तक किसी कंपनी ने दी नहीं है। यानी कि जो आप बात कर रहे थे कि पैसा दो और उसके बदले कोई प्रोडक्ट मिल जाए, कुछ और मिल जाए, तो ये तो आज तक क्रिप्टो बेस में हुआ ही नहीं है, किसी कंपनी ने नहीं किया है। देखो सर, यदि किसी ने नहीं किया है और कोई करेगा तो नो डाउट, यदि कोई व्यक्ति नया करता है कुछ, तो ये एक सॉल्यूशन है जी। और किसी भी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन लेकर के आता है वो उसमें बना सकता है पैसा। वो खुद तो बनेगा ही, लेकिन सामने क्या आपको प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है सबसे पहले। ठीक, तो ऐसी प्रॉब्लम यदि कोई सॉल्व करके आता है मार्केट के अंदर में, तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, लोग उसका सम्मान क्या आपको करेंगे। लगता है कि ऐसी कोई क्रिप्टो कंपनी अगर आती है जो लोगों को सिक्योरिटी देती है उत्पाद के रूप में, उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, तो क्या ये बड़ी बात होगी कि मील का पत्थर साबित होगा इस इंडस्ट्री के लिए? देखिए, मैं फिर दोबारा से वही चीज़ बोलूँगा कि यदि कोई भी समस्या है, और ये समस्या बहुत मेजर समस्या है कि आज मेरा पैसा है और मेरे पैसे का सिक्योरिटी क्या है, तो यदि वो सिक्योरिटी कहीं कोई दे पाता है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और या इसका जवाब दे पाते हैं, उसको संतुष्ट कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, उसके एवज में वो कुछ चीज़ दे पाते हैं, तो नो डाउट वो मार्केट के अंदर में कुछ अच्छा करेंगे और ये पत्थर का मील साबित हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अभी तक मील का पत्थर साबित हो सकती ऐसा है ही नहीं, ये सिनेरियो है ही नहीं अभी तक किसी कंपनी ने किसी तरीके की कोई सिक्योरिटी दी नहीं, और यदि कोई देता है तो बहुत अच्छा मील का पत्थर जो है वो साबित हो सकता है, नो डाउट, इसमें कोई दो नहीं। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि भैया प्रोफाइल को देख लीजिए, इकोसिस्टम है कि नहीं देख लीजिए, रियल यूज़ केस है कि नहीं देख लीजिए, और सिक्योरिटी है कि नहीं देख लीजिए। अगर ऐसी कोई कंपनी मिल रही है तो ये चयन करने के सबसे सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर्स आपको धीरज जी ने दे दिए हैं, इनका चुनाव कर लीजिए और सर्वश्रेष्ठ पैरामीटर ले लीजिए। मैं एक सवाल और यहीं से निकल के आता है कि जैसे हम रिटर्न की बात कर रहे थे कि रिटर्न मतलब हाई रिटर्न्स जो होता है, कंपनी हाई रिटर्न्स का प्रलोभन लोभ देती है यूजर्स को, और लोग उसके लोभ प्रलोभन में फंस जाते हैं और अंततः खाई बड़ी हो जाती है। तो क्या बड़े रिटर्न देना भी किसी कंपनी की मौत बराबर हो सकता है, मृत्यु बराबर हो सकता है? क्या वाकई में किसी कंपनी का कोलैप्स होना, उसकी मृत्यु होना, उसका खत्म होना बड़ा रिटर्न ही इसका कारण है? क्योंकि वो बोझ के रूप में आप उस बोझ के तले दब जाते हैं और अंततः कंपनी कोलैप्स होती है और उससे जुड़े हुए सारे लोग भी कोलैप्स हो जाते हैं। क्या बड़ा रिटर्न कारण है? बिल्कुल। देखिए सर, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। कहीं पे भी यदि मैं इनकमिंग तो कम डालूं और उसकी आउटिंग ज़्यादा होती रहे, है ना, तो वो सिस्टम कोलैप्स हो गई। आज मैं मेरी एक ना एक दिन जाएगा, मेरी बॉडी के अंदर में कोई चीज़ इनटेक तो नहीं करूँ, मिनरल्स है, विटामिन्स है, खाना नहीं खाऊँ, कार्बोहाइड्रेट्स ले लूँ, प्रोटीन ले लूँ, और मैं उसको वर्न करता रहूँ, काम करता रहूँ, वर्न करता रहूँ, काम करता रहूँ, तो आप बताएं कब तक चल सकती है बॉडी? खत्म हो गई, नेचुरल सी बात है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर में भी कहीं पे भी यदि इनपुट जा रहा है और आउटपुट ज़्यादा आ रहा है, तो वहीं ये सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है, और मैं तो कहूँगा यही सोचना चाहिए कि दाल पूरी ही काली है। काली है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन लोभ का जो पर्दा होता है उस दाल के रंग को देख नहीं पाता है, मुझे ऐसा लगता है। एक्चुअली क्या होता है सर कि कहते हैं कि नया मुल्ला अल्लाह ही अल्लाह करता है, और कुछ चीज़ें बहुत नायाब हैं इसमें कि आदमी को ये चीज़ देखनी ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी क्या है कि एक कहते हैं ना कि एक छोटा प्रॉफिट देखने से पहले अपने को आयाम जो आने वाला जो वक्त है उसमें कुछ बड़े प्रॉफिट्स होने वाले हैं, वो हम खो देते हैं। मार्केट में वैल्यू खत्म हो जाती है उस इंसान की, बहुत कुछ तो खो देता है वो आदमी, और पैसे से बहुत कुछ नहीं खरीदा जा सकता सर। वो अपना खुद का स्वाभिमान मार्केट के अंदर में बेच देता है, उसकी इज्जत कहीं कोई रहती नहीं है, उसकी बात में कोई दम रहता नहीं, घर में उसकी कोई इज्जत रहती नहीं है। तो ये हर तरीके से ही गलत है। आज हम यदि हल्का सा इसको इससे जोड़ें, अपना क्या कहते हैं,
मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा। अपन इसको मान लो कनेक्ट करें, सपोज एक नेचर से भी कनेक्ट करें, मान के चलते हैं तो नेचर क्या बोलता है कि आपको मैंगो खाने हैं और आपने नीम का पेड़ लगाना है, तो हाउ कैन इट इज पॉसिबल? आपको मैंगो खाने हैं, आपने बिल्कुल सही। ठीक उसी प्रकार से तो इन लोगों ने जिस तरीके से बीज डाले हैं तो रिटर्न उनको उस तरीके के मिलने हैं, लेकिन शुरू में इनको बहुत अच्छा लगता है। कहावत है कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और ये बहुत गलत है दोस्तों। इस पचड़े में बिल्कुल ना पड़े, आप अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। पहली चीज, आप फैमिली से डिस्टर्ब रहेंगे। दूसरी चीज, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तीसरी चीज जी। चौथी चीज, आप एक ऐसे दलदल में चले जाएंगे जहां आपका करियर जो है ना वो बिल्कुल कोलैप्स है, क्योंकि अब आप हर कुछ देखोगे, और हर कुछ देखने से वो कहते हैं ना कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। प्लीज मेरा भी दर्शकों से ये निवेदन है कि आप इसमें इस तरीके की कंपनीज में शॉर्टकट ना देखें। ना मिली आज तक किसी को, ना मिलेगी। आप मुझे एक एग्जांपल दे दो, मैं आपको बुला पॉसिबल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हर चीज़ तो धीरज जी, आप बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्टकट नहीं होता है, आपको समय देना पड़ेगा। चयन प्रक्रिया में आपको पैरामीटर्स को आपको देखना होगा। मैं आपसे ही एक सवाल करता हूँ आपकी छवि के आधार पे, चूँकि वैसे तो आप अपना आंसर दे चुके हैं, लेकिन हमारे एक फॉर्मेट में एक सवाल होता है कि आप अपने आप को किस नेटवर्कर के रूप में देखते हैं। 3 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन, एक ऐसा नेटवर्कर जो कुछ महीने में ही अपनी कंपनियां चेंज करता रहता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसे नेटवर्कर की यार मैं कंपनी तो अच्छा करना चाहता हूं परंतु मुझे अब मजबूरी में कंपनियों का चयन करना पड़ता है, क्या करूं, कोई कंपनी ऐसी मिलती ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, कि मैं अब चाहे कितना भी वेट कर लूँगा, 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, लेकिन मैं अब किसी ऐसी कंपनी का चयन नहीं करूँगा जहाँ मेरे पैरामीटर्स खरे नहीं उतरते हैं, और मैं अपना पैसा, प्रतिष्ठा, समय, ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूँगा। तो ए, बी, सी, आप अपने आप को कौन से नेटवर्कर के रूप में स्थापित करना चाहेंगे, करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका पांचाल जी ये, और ये क्वेश्चन मेरा पर्सनल नहीं, इसको जितने भी सभी का क्वेश्चन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जितने भी नेटवर्कर्स अपना करियर देख रहे हैं या ऑनगोइंग हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, उनके लिए भी ये क्वेश्चन लागू होता है, और ये कॉमन क्वेश्चन हो गया है। देखिए सर, नो डाउट 3 आपने इसमें जो है ऑप्शंस दिए हैं। तीनों ऑप्शंस में आदमी पहले 2 ऑप्शन के अंदर में यदि आता है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है, और वो क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है तो वो मतलब नहीं है वो चीज़ों को करने का, वो कुछ और ही करे फिर इस इंडस्ट्री में तो कम से कम ना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ है करने बिल्कुल के लिए सही बात मार्केट में। जैसे कि आपने इससे पहले बोला था कि भाई प्रतिष्ठा भी बहुत ज़रूरी है, और मार्केट में अगर आपको रुकना है तो थोड़ा सा वेट करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ ना हो कि आप अपनी चीज़ों को खोल दो, मानसिक स्तर आपका संतुलित ना हो। ये कहा आपने इससे पहले। तो शायद वो ए या बी का चयन करेगा तो वो सामना करना पड़ेगा उन चीज़ों का, उसको वो करना पड़ेगा उसको। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, प्लीज़ ना करें, कुछ और करें। बहुत कुछ है करने के लिए, इसमें ना करें ट्राई, क्योंकि इसमें आप ट्राई करेंगे ना तो वो कहते हैं ना कि वो डुगडुगी वाला इधर नाचो उधर नाचो, कभी इधर भागो, वो बैठेगा नहीं, वो आपको शारीरिक रूप से थक और जीवन निकल जाएगा। जीवन निकल जाएगा, बाहर भी निकल पाएंगे आप इससे। बिल्कुल निकल जाएगा, ये ऐसी चीज़ है। हाँ, सी में आपको जाना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि इथिकल नेटवर्कर इथिकल चीज़ों के साथ में इथिकल वर्क करके इथिकल पैसा बनाता है, और जहाँ ये इथिकल वर्ड रहता है वहाँ उसको सारी चीज़ें इथिकल मिलती है, यानी कि उसका वो एक कॉन्फिडेंट रहेगा इथिकली, वो उसका कुछ दिखावा नहीं है, वो अपनी बॉडी से फिट रहेगा हमेशा, क्योंकि उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको मेंटली वो सेट है, फाइनेंशियली वो सेट है, और हेल्थ से वो सेट है, फैमिली से वो सेट है, तो वो इथिकल है कुल मिला के, वो दिखावा नहीं है वहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी।
तो इथिकली करेंगे, समय लेंगे, तो आप प्रतिष्ठा, पैसा, ऊर्जा, समय सब कुछ बचा पाएंगे जीवन में। करेक्ट बिल्कुल। और एक और चलिए, चीज़ है बहुत सुंदर जी, एक और जी, बहुत जी, अच्छी चीज़ है। जी, आप कभी जी। भी आप खुद ने आपने ट्राई तो कर कई बार किया होगा। एक आम व्यक्ति के लिए मेरा ये जो है क्वेश्चन है कि एक बार मैसेज। आप कोई भी अच्छा, मैसेज, क्वेश्चन। सॉरी, आप एक बार कोई भी जी, पूरे दिन में एक अच्छा काम जब करके आते हैं ना, कोई भी हो, चाहे वो आपने 10 रुपये का किसी को दान किया हो, या आपने किसी भूखे को एक बार खाना खिला दिया हो, या जिसके पास कपड़े नहीं है आपने उसको जी। 100 रुपये का कोई कपड़ा दिला दिया हो, आप यकीन मानना, आपने एक काम सुबह जी। किया मान लो, आप पूरे दिन बड़े एनर्जेटिक रहोगे। आप करके देखना, आप ये चीज़ें कभी, आप सुबह मॉर्निंग वॉक, उत्साह और गर्व से भर जाएंगे, लबरेज हो जाएंगे, कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप जी। इथिकल वर्क जहाँ करते हैं, लोगों को देखते हुए आप काम करते हैं, तो आपका ऑरा, आपका बॉडी का सिस्टम, आपका बहुत कुछ, आपका कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ सबसे अलग होता है। तो वो एक प्रॉपर्टी है आपकी, और वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका कोई मोल नहीं है। जी, वो अनमोल प्रॉपर्टी है आपके पास में। पैसा कमाना और पैसे को कमा करके उसको एंजॉय करना, इन दोनों में बहुत अंतर है पांचाल जी। देखो, पैसा बहुत लोग बनाते हैं, दोनों अलग कलाएं हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बहुत लोग बनाते हैं, और मैं ऐसे बहुत लोगों से मिलता हूँ, मुंबई के अंदर में भी मिला हूँ, सूरत में मिला हूँ, कई सारी जगह मिला हूँ, जिनको पैसे को एंजॉय करना नहीं आता। एंजॉय कोई और ही कर रहा है उसको वो तो केवल मशीन है। सही बात है, वो तो केवल बिल्कुल सही है। मशीन बन चुका है, वो पैसा है। अच्छा, एक चीज और है, वो एक ऐसी मशीन है जिसको अपने शरीर के ऊपर में भी ध्यान नहीं है। वो 17 बीमारियां भी पाल रहा है, नहीं है, वो एक ऐसी मशीन है, पाल रहा है। बिल्कुल सही। तो जी। ये भी एक कला है, तो वो कला भी यहाँ से सीखने को मिलती है कि पैसे को किस तरीके से आप बहुत सुंदर। इंजॉय कर सकते हैं। वो कला भी आप यहाँ से सीख सकते हैं। Enjoy कर सकते हैं। इथिकली में आप जाएंगे तो बहुत बढ़िया, जी, एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत आप बढ़िया। बहुत कुछ चलिए, सीखेंगे। सी ऑप्शन का आपने चयन किया, और आप दर्शकों को कहना चाहेंगे सी ऑप्शन का ही आप चयन करें। चलिए, नेटवर्किंग की अगर डिस्कशन थोड़ा सा कर देते हैं, तो नेटवर्किंग में जैसे कि सब जानते हैं कि पोटेंशियल इतना ज़्यादा नेटवर्किंग का होता है। आप भी कई वर्षों से नेटवर्किंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट से आपने शुरुआत करी, नेटवर्किंग में आप धीरे धीरे अपना क्रिप्टो में आए, धीरे धीरे आपने अपना काम का विस्तार किया। तो कुछ जाहिर सी बात है, आदमी नेटवर्किंग में आता है तो सपने बुनना शुरू कर देता है। तो हमारा सवाल यहाँ से, 2 सवाल यहाँ हैं कि आप नेटवर्किंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपके कौन से सपने तो पूरे हुए, और कौन से सपने अभी पूरे होने बाकी हैं? देखिए सर, मेरे घर के अंदर में यदि मैं बात करूँ, पूरे खानदान में, जी, तो जी, 4 व्हीलर लाने वाला पहला व्यक्ति, ठीक है सर? क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी। अब माइक्रा रखी मैंने, माइक्रा के बाद में फिर मैंने सेम स्टोरी। सिडान जो है फोर्ड की गाड़ी मेरे पास में, जी, और मेरे पूरे अभी तक के सिस्टम में, फैमिली सिस्टम में, फॉरेन जाने वाला मैं पहला आदमी। क्या बात है। मतलब जो चलता आ रहा है ना, वो नहीं, ऐसा नहीं था कि फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा है, उस जमाने में भी गवर्नमेंट बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है बड़ी मेरे बात लिए। मैंने कई सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए हैं, जी। कई कंट्रीज में मैं गया हूँ। अभी रिसेंटली में सिंगापुर था, जी। करीब 10 दिन का मेरा टूर था वहाँ पे। तो रियली इनफैक्ट यदि मैं आपके व्यूअर्स को बोलूँगा तो कि जीवन के अंदर में ना, आप काम करो, खूब करो, मेहनत करो, खूब करो, लेकिन हर व्यक्ति को एक रिफ्रेशमेंट भी चाहिए होता है, ठीक उस तरीके से जैसे एक मोबाइल पूरे दिन आपका काम निकालता है, उसके बाद में उसको भी चार्जिंग की ज़रूरत होती है। तो आप अपनी फैमिली के साथ में कुछ ऐसा प्लान करके, डिज़ाइन करके लगाओ, या आपने कुछ सीखा होगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं, हर बोल ही रहे लोग, कुछ ड्रीम बोर्ड बना लो, कुछ लगा लो, जो आपको ईजी वे में लगता है, जो आपको अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको कहीं इतने बाई इतने का बोर्ड टांगना है, ये करना है, जो आपको ईजी लग रहा है करो, सहज तरीके से जो आप कर सकें, जो आपको कंफर्टेबल लगे, यू कैन गो विद दैट। यस, बिल्कुल। और कहीं कुछ आपको कोई टेक्नोलॉजी लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में। टेक्नोलॉजी सिस्टम लगा चुका है, नेचर एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। आज यदि हम बात कर रहे हैं, आज एक व्यक्ति अमेरिका में बैठा है, मैं जयपुर या मुंबई में बैठा हूँ, हम लोगों में कोई वायर नहीं है, हम दोनों बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, तो ये सिस्टम नेचर का है।
इसमें बहुत बड़ी ताकत है, नो डाउट। बिल्कुल। तो उस ताकत का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप जी आप लगाइए और लगा करके फिर कहीं आप एक बार जाके देखिए। जब आप जाएंगे ना जी। बाहर, तो आप वहाँ से जी। रिचार्ज होकर के जी। आएंगे। आप लाख बनाते हैं, वहाँ से एक ड्रीम लेकर के आएंगे, मुझे अभी 2 लाख बनाने हैं या मुझे अब हर साल जाना है, ऐसे करके। तो एक ड्रीम होना चाहिए आदमी का। वही कि सपनों को आप बड़ा बड़ा कर रहे हैं, सपनों को, नए सपनों को बुन रहे हैं, सपने आपके बड़े हो रहे हैं। मतलब जाहिर सी बात है, सही कहा आपने, रिफ्रेशमेंट ज़रूरी है। जैसे कि कहावत है कि सिर्फ कुल्हाड़ी से लगातार वार करके पेड़ तोड़ना नहीं, कुछ मतलब पेड़ को लगातार काटने से नहीं का बात चलेगी। कुछ देर कुल्हाड़ी को रखे, धार भी लगाएं, एनर्जी, रिफ्रेशमेंट, और फिर जब वार करेंगे तो उससे ज़्यादा घातक वार होगा और उससे बेहतर काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और तो अच्छा, सपने तो आपके, जैसे आपने बताया कि आपके जो पूरे हुए सपने, वो एक फॉरेन का सपना पूरा हुआ, कार का सपना पूरा हुआ, लगभग ये सपने आपके पूरे हुए। और ये सपने छोटे नहीं हैं, क्योंकि लोगों की उम्र बीत जाती है एक फॉरेन ट्रिप के लिए। हैं? लोगों की एक 40, 45, 50 साल की एज में आके कई लोग हमारे भारत में जो है वो इस उम्र में आके कार खरीद पाते हैं। तो मैं भी कहीं ना कहीं इससे रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक 24 वर्ष की उम्र मैंने पहले कार खरीदी थी। फॉरेन का सपना, तमाम सपने जो पूरे किए। खानदान के हम पहले व्यक्ति थे अपनी कॉलोनी के जो पहली बार कार लेके आए, कैश कार लेके आए। और मतलब एक कहीं ना कहीं रिलेट करती है जी, रिलेट करती है हमारी स्टोरी। तो कुल मिला के सो इट वॉज अ नाइस थिंग। तो अभी सपने पूरे होने की बात हो गई, कौन से सपने अभी पूरे होने बाकी उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा पंचाल जी, मैं ड्रीमर रहा हूँ, नो डाउट। और कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग में गया होगा और उसने साल 2 साल वहाँ काम किया होगा, तो वो ड्रीमर या तो पहले से था या वो बना करके भेज देते। जी। बट मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ आदमी या तो जाता है, उसका ड्रीम है, और यदि नहीं है तो वो आपको ड्रीम वहाँ से बना करके भेज देते हैं, वो है। तो अभी जी, बिल्कुल आगे सही है। की हम बात करें कि मेरे ड्रीम्स की मैं बात करूं, तो सर जयपुर वाला आदमी ये सोचेगा कि मैं मुंबई, बेंगलोर या और बड़े शहर में रहूं। मुंबई में जो आदमी है वो सोचेगा कि मैं कहीं फॉरेन में रहूं या विदेश में मेरा घर, राइट सर? ये एक सिस्टम है। गाँव से आदमी, शहर से आदमी पहले नहीं था, जयपुर में रहते थे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अभी रिसेंटली वो सपने बड़े हो गए कि यार अपने शहर से बड़े और बड़े मुंबई, अब मुंबई भी छोटी लगने लग गई है दोस्त। अब तो चाहिए सिंगापुर, दुबई, लंदन, अमेरिका। अब ये चाहिए। गुड। और ये हो जाएगा। एक्चुअली एक चीज़ तो ऐसी होती है कि जिसका ना तो कोई सिस्टम, ना तो कोई उसका ट्रैक है, सब कुछ है, वो होगा बहुत जल्दी। और उस पर वर्किंग स्टार्ट है, वर्किंग उस पर चालू है। और मुंबई के अंदर भी बहुत जल्दी मेरा खुद का विलास जो है वो बहुत जल्दी कर रहा हूँ तैयार। और क्या बात है, शिफ्ट करूँगा। बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर। बच्चों को मेरा पुणे शिफ्ट करने का विचार बन चुका है, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन में बच्चे तेज़ हैं, तो मुंबई में उनको रख नहीं सकता, क्योंकि मुंबई के लाइफ स्टाइल बहुत आगे है। तो बच्चों को मैं पुणे रखना चाहता हूँ। तो पुणे से कई सारे प्रोजेक्ट, अभी हाइपर लूप ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी एक्चुअली। तो हाइपर लूप ट्रेन क्या है, जैसे फ्लाइट से 2.5 घंटे लगते हैं मुंबई से पुणे। तो हाइपर लूप क्या है, उसका स्पीड जो है ना पंचाल जी, उसकी स्पीड है एरोप्लेन की बराबर। 700, 600, 700 की स्पीड पर दौड़ती है वो पर आवर्स। तो वो मात्र 25 मिनट के अंदर में मुंबई से और पुणे उतार देगा हाइपर लूप ट्रेन। तो काफ़ी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो बच्चों को पुणे शिफ्ट करने का मानस है, क्योंकि काफ़ी IT वेस्ट वहाँ कंपनियाँ हैं, तो वहाँ एजुकेशन को ले लेंगे। और मुंबई का टेस्ट चाहिए तो इधर आ जाओ। तो ये है बहुत और बाहर भी फिर शायद दुबई का चल रहा है सर अभी। दुबई में भी एक ऑफिस का अभी रियल एस्टेट में चल रहा है, तो वहाँ पे भी कुछ अच्छा करेंगे। और मतलब सपने हो रहे हैं बड़े। और मैंने तो सोचा भी नहीं था ज़्यादा कुछ। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई है, बड़ी इत्तेफाकन से अचानक याद आई है, और शायद उस टाइम पे आ गया होता ये। तो मेरा क्या था, ये बात है तकरीबन मैं एक्चुअली शुरू से ही रहा हूँ। और ये चलती बात पे एक बात मुझे याद आई, और मैं उस बात को मुंबई में डेली मुझे याद आती है, अभी तक भूल नहीं पाया उसको। और ये बात है मेरे जब मैं तकरीबन 19 साल का हुआ करता था।
तो मैंने नोएडा अट्टा चौक से फिल्म एक्टिंग इसका कोर्स किया था, और उसको करने के बाद में मेरे फादर ने एक्चुअली सुजुकी गाड़ी मैक्स 100 बाइक निकाली थी तो मेरे लिए। तो हम गांव गए थे, पास में गांव है नथवई, तो बाइक से ही गए थे। तो चले गए थे, पीछे फादर बैठे हुए थे। तो वहाँ क्या था पंचाल जी, जो रोड है बनी हुई थी ना एक्चुअली गाँव की, तो वो क्या था कि ऐसे ढलान वाली थी, इधर ढलान हो गई, इधर का पानी इधर निकल गया और इधर का पानी इधर निकल गया, ऐसे ढलान वाली वो रोड थी। तो हम लोग चल रहे थे, तो एक बच्चा एक गेट से और दूसरे गेट में भाग करके निकला। अब वो जैसे ही निकला तो उसको बचाने के चक्कर में मैंने बाइक को ब्रेक लगाई तो मेरा पैर घुटना जो है उस पर इंजन पे आया और वो स्लिप हुई और मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। कोई बात नहीं, और प्लास्टर लगा, 2.5 महीने का लगा दिया। अब मेरे पास में एक कॉल आता है जहाँ मैंने ऑडिशन दिए थे उस टाइम पे, और पिक्चर भरतपुर के अंदर में एक जगह है पिक्चर पॉइंट के नाम से, उसने मेरे वो पोर्टफोलियो तैयार किया, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा। कोतवाली पे है वो। तो मैंने ऑडिशन वगैरह, तो मेरे पास में 3 वो बैरिंग लेटर आए थे पहले। अब बेसिक फ़ोन होते थे और मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था। कुछ नहीं था, पेजर भी नहीं था, लैंडलाइंस होते थे पहले, राइट, कम किसी के पास पैसा था सिनेरियो। फिर आया तो वो सीमेंस का बड़ा मोटा सारा सा आया था ऐसे करके, तो वो मेरे पास में आया। तो 3 मेरे पास में लेटर थे, वो अंतर्देशीय पत्र के अंदर में वो आता है ना, मेरे अभी वो आसमानी कलर का फाड़ा देखा, तो मेरे बिल्कुल अंतर्देशीय पत्र आता है जब मेरे चाचा जी ने एक्चुअली वो ओपन किया था, वो वहीं थे। तो ओपन करने के बाद में मेरे 3 वो थे उसमें, तो बुगी, एक हेलो इंस्पेक्टर। अच्छा। हाँ, हेलो इंस्पेक्टर में उसको लीड रोल, और एक मुझे नाम याद, सोनाली बेंद्रे जो आई थी उसमें, तो वो करके था। तो बताया, अब मुझे वहाँ मना किया गया कि नहीं हम वो कहाँ भेजेंगे, और ऐसे नहीं भेजेंगे करके, और वो है और ये वो है। मैं सच बता रहा हूँ, यदि उस टाइम पे ये चीज़ नहीं हुई होती और मैं पहुँच गया होता ना उस टाइम पे, प्रेरणा शर्मा मेरे साथ थी, है ना? सही है। कसौटी जिंदगी की, हाँ, कसौटी की जिंदगी की तीसरा सीरियल था। प्रेरणा शर्मा जो है ना वो लीडर, अच्छा। उसके उसमें अपोजिट में, और हेलो इंस्पेक्टर और बुगी, ये तीनों में था। तो वो फीलिंग आई मुझे थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो शेयर कर दूँ आपको, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो। देखो ऐसा है कि मैंने इस मतलब अपने इस एपिसोड के शुरुआत में कहानी बताई थी, अगर वो आपके संग नहीं हो पाया ना, तो अब आप उस सीरियल के लीड एक्टर बनते, लेकिन अब आप ऐसे सीरियल के प्रोड्यूसर बनने वाले हो। हाँ, बिल्कुल। हमने कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला था, और हो सकता है बिल्कुल। तो ईश्वर को पता है कि आपको क्या देना है, उनको आपकी काबिलियत के बारे में पता है कि भाई यहाँ से संतोष करने का फायदा क्या है, यहाँ से क्या मिलना है, इससे कुछ बेहतर सोच रखा है। छोड़ ये लीड एक्टर तमाम चीज़ें, उससे कुछ बेहतर सोच रखा है, और उससे बेहतर ही आशा है आपकी लाइफ में हुआ होगा। और अब मेरा यहाँ से एक और सवाल ये है, क्योंकि हम लगभग समापन की ओर हैं। हमारी बात हुई आपके शुरुआत से, हमारी बात हुई मुंबई से, हमारी बात हुई नेटवर्किंग के आपके सफ़र से, हमारी बात हुई नेटवर्किंग में आपने जो अचीवमेंट्स किए हैं, नेटवर्किंग के आपने क्या आप रखते हैं, किस तरह के पैरामीटर्स होने चाहिए, चयन प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए, और आपने कुछ अपने खट्टे मीठे पहलू और दिलचस्प कहानियाँ इस प्रकार बूगी और तमाम चीज़ें कहीं जो हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएंगी, और आपके दर्शकों को पसंद आएंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके दर्शकों तक भी जाने वाला है। तो बहुत बढ़िया एक आपने पूरा समझाया सारी चीज़ें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, तो सवाल मेरा यही रहेगा कि जो नए जो नेटवर्कर्स हैं या जो इस फील्ड में आ चुके हैं, लगभग शुरुआत फेज़ में, क्रिप्टो की शुरुआत बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट से क्रिप्टो में आए, या फिर क्रिप्टो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो उनको एक क्या मैसेज उन लोगों को आप देंगे जिनसे कि वो उस खाई में ना गिरें, उनकी प्रतिष्ठा, पैसा, टाइम, एनर्जी सब सेफ हो सके, आपके अनुभव के आधार पे वो अपनी सारी चीज़ों को बचा सकें? क्या मैसेज उनको आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। देखिए सर, मेरा सिंपल मैसेज है बहुत, और आप अपने कैरियर की शुरुआत क्रिप्टो में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हैं, तो आप उस कंपनी का वही चीज़ है सर कि
उसकी प्रोफाइल आप देख लो। यदि उस प्रोफाइल में व्यक्ति जो है उनकी किस प्रकार की नीयत है, किस तरीके के लोग हैं, मिल लो एक बार, और कितना उनको नॉलेज है, ये भी देखना जरूरी है। दूसरा मेजर जो चीज़ है ना वो यह रहेगी कि मार्केट में यदि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के जाएंगे तो वहाँ पर व्यक्ति एक ही चीज़ पूछेगा कि मेरे पैसे की सिक्योरिटी क्या है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। अब हाँ, मतलब कहीं डूब तो नहीं जाएगा, ये एक समस्या है, और छोटे निवेशक की भी और बड़े निवेशक की भी। मेरी भी है और आपकी भी है, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उनकी भी है, और जो नहीं सुन रहे उनकी भी है। कि आज यदि मैं आपको पैसा देता हूँ तो मेरा पैसा सुरक्षित कैसे है, पहले तो मुझे आप ये समझा दो, और पैसा ले जाओ। आप एक की जगह 5 लाख ले जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरा पैसा सुरक्षित कैसे, वो पॉइंट जो है ना वो क्लियर करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे भी आप अपना करियर देख रहे हैं। यदि वहाँ पे आपको ऐसे देखना है कि जैसे मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, खुद का मैं पैसा लगा रहा हूँ, सामने वाले का ये नहीं सोचना कि मैं कोई उनका लगा दिया, मुझे 2 पैसा मिल गया, बस उसको कुछ भी होता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, सर ये गलत हो जाएगा। फिर वो कैरियर वाला कहानी नहीं होगी, वो फिर डाल फुदकने वाली कहानी हो जाएगी, तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, उसमें मजा सही बात है। तो यूथ को मेरा स्पेशली जो है, क्योंकि यूथ पे मैंने और भी कुछ वीडियोस दिए हैं, यूथ पे मेरा स्पेशल कि आपकी जो एनर्जी है आपके टाइम फोकस रहता है, आपकी जो एनर्जी है ना, उस एनर्जी का कोई सानी नहीं है। उस एनर्जी को आप गलत जगह ना लगाएं, पहली चीज, उसको सही जगह लगाएं। दूसरी चीज, आप कहीं पे भी क्रिप्टो के अंदर में यदि कोई कैरियर देख रहे हैं तो प्लीज़ आप एथिकल चीज़ें देखें। जो प्रोडक्ट आपका है, आपका पैसा जो जा रहा है, उस पर क्या आप उसको रिफंड दे रहे हैं, क्या आप उसको कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या आप कोई वैल्यू फॉर मनी मान के चलें। अपन इसको ऐसे मान लें कि मैं सिंपल वे में बता देता हूँ, मान लो मैंने आपको 5 रुपये दिए और आपने मुझे 5 रुपये की चॉकलेट दे दी, तो अभी आपको और मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जो मैंने पैसा दिया, और ये होता है मार्केट में, हम जाते हैं बाहर से, भाई सामान लिया, कितने पैसे, 1000 रुपये, 1000 हमने ट्रांसफ़र किए, इधर से हम हमारे घर आ गए। तो इसी तरीके से यदि ट्रांसपेरेंसी है, ये ट्रांसपेरेंसी भी है, तो आप बेधड़क इस इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, बेधड़क। ये ट्रांसपेरेंसी आपको देखनी पड़ेगी। तो ट्रांसपेरेंसी एक 3 पॉइंट थे हमारे, 3 पॉइंट थे हमारे। उस 3 पॉइंट में सिक्योरिटी के बाद चौथा पॉइंट जरूर जोड़ूंगा, वो ट्रांसपेरेंसी रहेगा। ये जरूर देख लें, क्योंकि आदमी करता कुछ है, ट्रांसपेरेंसी, राइट। तो ये 4 पॉइंट, आदमी करता कुछ है, बोलता कुछ है। जी 4 पॉइंट आपने, हाँ जी प्लीज कैरी ऑन। करता कुछ है, थोड़ा आजकल समझ में आ जाता है जी कि किस टाइप का आदमी हल्का समझदार होता है, तो उसकी बिल्कुल सही बात। चल से वो 2-4 दिन उसके साथ रह लो, वो समझ में पूरा ही आ जाएगा आदमी, है ना। बिल्कुल समझ सकते हैं आप, बिल्कुल। वो आकलन आपको आ जाता है, इसमें इंडस्ट्री में आप इतने वर्ष टिक चुके हैं, तो आकलन करना आपको आ जाता है। आप उसको आंक लेते हो। तो अपने पैसे को कहीं पे भी गड्ढे में ना डालें प्लीज़। आपकी बहुत मेहनत की इनकम है, बहुत मेहनत से आपने पैसे को बनाया है जी। प्लीज़ आप कोई एडवाइज़र अपने साथ में रखें, कोई एडवाइज़र से आप सलाह लें, और उस सलाह के साथ में आप काम करें, एक्सपर्ट के माध्यम से, राइट। और कोई भी चीज़ यदि सलाह फ्री में मिल रही है तो मेरे हिसाब से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सही को सही माने, गलत को गलत माने, ये बिल्कुल करने की कोशिश ना करें कि जो गलत है उसको सही कर दें, और सही है उसको गलत कर दें। ये ना करें प्लीज़। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सो मैं यही कहना चाहूँगा, 4 पैरामीटर्स आपने बताए हैं। प्रोफाइल पहली चीज़, हिस्ट्री होनी चाहिए। दूसरा हम बात करते हैं कि सामना रियल यूज़ केस या इकोसिस्टम होना चाहिए, और सिक्योरिटी होना चाहिए, और चौथा आपने जोड़ा है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। क्या ये चारों चीज़ें जो हैं, चारों चीज़ें जिस कंपनी में हैं, तो वो कंपनी, क्योंकि हम किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं शो में, तो क्या आपको खुद को वो कंपनी मिल चुकी है या फिर उसकी तलाश अभी आपकी जारी है? वो सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि इसके बाद कई सारे लोग आपको देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। मुंबई के आसपास आपका जो कार्य क्षेत्र है
और अगर आपको तलाश खत्म हो चुकी है या फिर ऐसे सिस्टम में आप जुड़े हुए हैं और आप जब लोगों को मैसेज देते हैं तो जाहिर सी बात है लोग भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। वो लोग जो करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग जो लॉन्ग टर्म सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, वो भी आपके संग कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो क्या आपको चारों पैरामीटर्स पर जो खरी उतरती है कंपनी, क्या वो मिल चुकी है, फिर तलाश है उसकी? अभी तलाश जारी है फिर अभी? मीटिंग तो हुई है अभी और वो उनको काफ़ी सराहा भी है, मैंने अप्रिशिएट भी किया है। नो डाउट जी, ये अच्छा कंसेप्ट है, इस पे काम करना चाहिए जी। आप जो पैसा दे रहे हैं उसको आप उसका रिटर्न दे जी। रहे हैं, सॉरी रिटर्न क्या, उसका प्रोडक्ट दे रहे हैं कोई भी, तो एक सिक्योरिटी वाइज यदि अपन सोचे तो वो ठीक है, वहाँ सिक्योरिटी, 100% जी। जो है जी। सेफ हो जाता है। तो बहुत जल्दी उसको अपन खुलासा भी कर देंगे। थोड़ा सी कुछ चीज़ें हैं वो एक बार और मीटिंग क्लियर हो जाए तो फिर उसके बाद में आपको शेयर करेंगे, बताएंगे बिल्कुल कहाँ अपन क्या करने जा रहे हैं। और व्यूअर्स को इतना ही कहेंगे कि यदि आप कुछ टाइम रुक सकते हो तो बिल्कुल रुकिए, यदि क्लियरिफिकेशन आएगा तो आपको बताते हैं, कंपनी का नाम भी बताएंगे आपको। बिल्कुल, बहुत सुंदर, थैंक यू वेरी मच। सो व्यूअर से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो 4 पैरामीटर्स आपको बताए गए हैं, वो 4 पैरामीटर्स की कंपनी शायद धीरज जी के पास हो, शायद वो उसका खुलासा आपको आपके पर्सनल कॉल व्हाट्सएप पे करें। और धीरज जी का सिर्फ यही कहना है कि चाहे आप कहीं और भी काम करें, कैसे भी काम करें, पर इन 4 पैरामीटर्सों को पूरी तरह से इनकी विवेचना कर लें। अगर आप इनकी विवेचना नहीं करते हैं तो आप करियर नहीं बना पाएंगे। आप प्रतिष्ठा, पैसा, टाइम, एनर्जी, ऊर्जा, तमाम चीज़ों को खो देंगे और अपने आप को ठगे से महसूस करेंगे। तो इन 4 पैरामीटर्स को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इनके ऊपर काम करना और उसी चयन प्रक्रिया के आधार पर किसी बेहतरीन लॉन्ग टर्म बेसिस कंपनी का चयन करना। तो आज की मीटिंग धीरज दत्त जी के संग बहुत ही शानदार रही, बेहतरीन रही, जैसे हर बार होती है। इस बार मुंबई के बारे में हमने जाना, इस बार उनके करियर के बारे में जाना, इस बार उनके अनुभवों के बारे में जाना, उनके सपने जो पूरे हो चुके हैं और जो पूरे होने बाकी हैं उनके बारे में जाना, और अंततः हमने उन पैरामीटर्स के बारे में जाना जिनके आधार पर चल के हम एक लॉन्ग टर्म बेसिस कंपनी का चयन कर सकते हैं। जो लोग धीरज जी से कनेक्ट होना चाहें मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा धीरज जी, आप इस शो में आए, दिल की बात नेटवर्कर के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल, लोगों को अपना अनुभव साझा किया। थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको। थैंक यू वेरी मच। सो मच, थैंक यू आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज से हम धीरज जी के पास, धीरज जी दत्त जी के साथ में, और धीरज दत्त जी ने हमें बताया कैसे अपने अनुभव के आधार पर आप सब चीज़ों का चयन कर सकते हैं। उस प्रक्रिया को फॉलो करके आप किसी कंपनी का चयन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे नेटवर्कर, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ हम हमेशा जुड़ते रहेंगे। दिल की बात नेटवर्क के साथ टॉक शो विद मयंक पांचाल। मिलते हैं नए एपिसोड में, नई ताजगी, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ में। वंदे मातरम, जय हिंद।